नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के नासिक में इन दिनों राजनैतिक सरगर्मियां बहुत तेज है। ऐसा लगता है जैसे मुंबई के बाद अब पॉलिटिकल अखाड़े का दूसरा केंद्र नासिक बन गया है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि नासिक से ही एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ या फिर कह लो छगन भुजबल के खिलाफ अपने प्रचार का उद्घाटन किया, शुरुआत वहीं से की। यहीं पर उन्होंने जनता से माफी भी मांगी कि मैंने गलत आदमी को नासिक को समर्पित किया। दोस्तों, इसके बाद छगन भुजबल ने भी कमान संभाली, मुंबई से नासिक गए और कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग शुरू कर दी। वैसे अजीत पवार ने अपनी पहली ही रैली के दौरान ये बात साफ कर दी थी कि जहां कहीं शरद पवार रैली करेंगे, आरोप लगाएंगे, वो वहां भी जाएंगे और उनके तमाम आरोपों का जवाब देंगे। इसी कड़ी में अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, वो वंदे भारत ट्रेन से नासिक गए और वहां उन्होंने कई सारे प्रॉमिसेस किए। गोदावरी नदी को प्रदूषण मुक्त, बेरोजगारी हल करना, लोगों को अच्छी सड़कें देना, ऐसे कई सारे प्रॉमिसेस नासिक की जनता को उन्होंने की है। लेकिन नासिक को क्या पसंद आया? नासिक छगन भुजबल को चाहती है, अजीत पवार को चाहती है, या शरद पवार इन्हें? आज हमारे साथ इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए एक जानी मानी हस्ती और एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नितिन भालेराव जो है मौजूद हैं। नितिन जी पूरे महाराष्ट्र में अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। कई दशकों से इन्होंने रिपोर्टिंग की है। इनकी रिपोर्टिंग का लोहा बड़े बड़े नेता भी मान चुके हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस समय नासिक में है। नितिन जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि बोलिए बोलिए। हमें ये बताइए नितिन जी कि नासिक की जनता को कौन पसंद है, अजीत पवार, शरद पवार या छगन भुजबल? मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका, आपने मुझे इस शो पे निमंत्रित किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नासिक की अगर बात कहे तो नासिक परंपरा से अगर कहे जाए तो नासिक शरद पवार के साथ रहने वाला जिला माना जाता था। मतलब 1980 में जब शरद पवार जी ने कांग्रेस का त्याग करके 1977 में से पहले त्याग करके जब खुद का समाजवादी कांग्रेस बनाई थी, तो नासिक जिले के 13 जो एमएलए की सीट्स है, वो 13 के 13 एमएलए शरद पवार समाजवादी पार्टी के चुन के आए थे। सब शरद पवार को एक खुद को बहुत भरोसा नासिक के ऊपर है, क्योंकि नासिक में उनके दोस्त भी है। नासिक में उनके जो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड माने जाने वाले गोविंदराव जी तलवलकर जो थे, वो भी नासिक से थे। उनसे बात करने के लिए भी शरद पवार हमेशा नासिक आते थे। तो एक नासिक सिटी, नासिक जिला और नासिक के लोग, इनके ऊपर शरद पवार को एक बहुत बड़ा भरोसा था, रादर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मगर पिछले कुछ सालों का अगर हमने बात कही तो वो अजीत पवार ने भी नासिक में अपना हाथ पैर बहुत अच्छी तरह से जमा लिए हैं। आपको पता है कि जैसे ही पहले छगन भुजबल और अजीत पवार दोनों ही एनसीपी के नेता थे और दोनों के बीच में उतनी अच्छी नहीं बनती थी, तभी से अजीत पवार ने नासिक के ऊपर अपना एक ध्यान केंद्रित किया था। नासिक जिले में जो एनसीपी के एमएलएज है, जैसे कि निफाड़ में बनकर है, दिलीप बनकर, ये कितना भी वो पहले दिन तो शरद पवार जी के साथ थे, मगर बाद में वो अजीत पवार के साथ आ गए।
2019 में भी वो अजित पवार के ही साथ थे। जो नई पीढ़ी ये जो पॉलिटिक्स में आ गई है, पर्टिकुलरली एनसीपी की जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी जो है वो ज्यादातर अजित पवार के साथ है, ये मानना पड़ेगा। किसी को ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, ये बात अलहिदा, मगर नई पीढ़ी जो है उनको अजित पवार का जो एक डैशिंगनेस है, उनकी जो बात करने का तरीका है, और कई बार वो मुंह फट भी बोला जा सकते हैं, मगर जो मुंह पे बोलने की जो उनकी आदत है वो लोगों को अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ही नासिक वालों को ऐसे ही लोग पसंद है कि जो मुंह पे बात करते हैं, जैसे कि राज ठाकरे, आपको पता है राज ठाकरे का भी नासिक गढ़ रहा था एक जमाने में, अभी फिर वो हाथ पांव उधर मार रहे हैं। तो शरद पवार और अजित पवार, इनमें से चुनना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर मतलब 75-25 ये अजित पवार और शरद पवार के साथ रहेंगे। रही बात छगन भुजबल जी की, जैसे ही शरद पवार जी ने येवला में रैली की, लोगों से माफी मांगी, तो छगन भुजबल ने पहली बार मैंने देखा, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ, उनका वो स्वभाव भी नहीं है कि किसी के खिलाफ बात करना या किसी के बात का जोरदार जवाब देना, ये नहीं। वो सौम्य, जैसे ही पिछले कुछ सालों से वो बहुत सौम्य हो गया है, मगर इस बार उन्होंने अपनी सब कोमलता मृदुता बाजू रखी और जोरदार जवाब शरद पवार जी को दिए हैं। उन्होंने पहली जो बात कही थी कि माफी अगर शरद पवार जी मांगते हैं तो कहां कहां जाके माफी मांगेंगे। उनका कहने का मतलब था, जो हमारे साथ उनकी बात हो गई, तो उन्होंने पहला बोला कि ये मैं बोला नहीं सिर्फ, मगर उनको अगर माफी मांगनी चाहिए इस वजह से, तो सबसे पहले बारामती में जाके जाओ और वहां माफी मांगो। मतलब इस कदर तक शरद पवार को जो जवाब देना, उनके सामने जवाब देना, ये भी जिनकी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, आज वो शरद पवार को सीधे तौर पे जवाब देने लगे हैं। ये जो शरद पवार 25% में जो आ गए, उसका ये एक बड़ा रीजन है। दूसरी बात, शरद पवार जी का जो बातों बातों में अगर हम कहें कि एक बात पे वो डटे नहीं रहते, ये जो अजित पवार ने भी कहा था, ये नासिक वालों ने इसका बहुत अनुभव लिया है। इसके कारण आपको पता है कि नासिक में इतना शरद पवार के ऊपर, शरद पवार के साथ ही ये जिला रहा है, मगर नासिक के प्याज के जो किसान हैं, उनके लिए जब शरद पवार केंद्र में कृषि मंत्री थे, तो ओनियन एक्सपोर्ट पे बैन लगाने वाले शरद पवार ही थे, जो जिले में आके बात अलग करते थे, और जैसे ही केंद्र में जाते थे तब उनकी भाषा बदल जाती थी, जिसके कारण उनके ऊपर नासिक वालों ने प्याज भी फेंके थे शरद पवार के ऊपर। हाँ, नासिक के कड़वन तहसील में ये हादसा हुआ था कि शरद पवार किसी शुगर केन फैक्ट्री में प्रोग्राम के लिए आए थे, तो किसानों ने उनके ऊपर प्याज फेंके थे कि आप कृषि मंत्री होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे नासिक वालों के लिए। सो आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि शरद पवार को नासिक में उतना भवितव्य नहीं है जितना जितना बहुत ज्यादा अजित दादा और छगन भुजबल का तो गढ़ है ही। शरद पवार ने माफी किस बात के लिए मांगी येवला में कि मैंने छगन भुजबल को यहाँ भेजा? वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तु स्थिति, भुजबल साहब येवला आ गए और भुजबल ने शरद पवार जी को पूछा कि मैं येवला से खड़ा रहना चाहता हूँ, कोई आपका कोई कैंडिडेट है तो बताइए, नहीं तो मैं इधर से खड़ा रहता हूँ। तब जाके शरद पवार ने हाँ बोला। तो शरद पवार जो झूठ बोलते हैं वो भी छगन भुजबल ने लोगों के सामने लाया। और कुछ भी बोलो, भुजबल के ऊपर लाख लाख आरोप रहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप रहेंगे, जातीयता के आरोप रहेंगे, सिर्फ ओबीसी का बात करने का आरोप रहेगा, मगर नासिक में उन्होंने काम किया, ये भी बात कोई टाल नहीं सकता। शरद पवार जी जब मुंबई से नासिक आ रहे थे, पहले भुजबल जी ने नासिक मुंबई 4 लेन रोड का बहुत मतलब बात कही थी, मगर उनको कोई उतना सीरियसली लिया नहीं था उनकी बातों को। मगर जब
शरद पवार बाय रोड नासिक आ रहे थे और कसारा घाट जो बीच में आता है, तो 8 घंटे तक उनको कसारा घाट के जाम में अटकना पड़ा था और 12-13 किलोमीटर पैदल आके फिर उनको नासिक आना पड़ा दूसरे गाड़ी से। तब जाके जब शरद पवार ने ग्रीन सिग्नल दिया नासिक मुंबई 4 लेन हाईवे को, उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में उन्होंने भुजबल ने नासिक मुंबई 4 लेन का भी काम किया जब वो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री थे। इतना ही नहीं, नासिक जिले के आप किसी भी इंटीरियर पार्ट में जाओ, आपको अच्छे ही रास्ते मिलेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जिसे कहा जाता है, कि जो बॉम्बे तो हमें नासिक वालों को मुंबई तो बहुत नजदीक है, हार्डली 136 किलोमीटर, मगर वो घंटे वो 136 किलोमीटर के लिए भी 5-5, 6-6 घंटे का ट्रैवल करना था। लोग ये बातें भूलते नहीं है। तो भुजबल जी का जो वजन है वो कम होने का सवाल मुझे नहीं लगता है कहाँ, मगर जो उतना पहले जितना असर था उतना कायम रहेगा। पवार आके जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मयूर जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी आमतौर पे नितिन जी, हमने ये देखा है, मतलब ये हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मनमुटाव हुआ, पार्टी के दो टुकड़े हुए, पास्ट में जब हमने देखा कि कांग्रेस के जब दो टुकड़े हुए, हमने ये भी इस समय देख रहे हैं कि एनसीपी के दो टुकड़े हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस दो टुकड़े जो हुए उसमें कोई तीसरा आगे निकल जाएगा या बाजी मार लेगा, ऐसा आपको लगता है? इसमें थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं उसमें मैं गौर करना चाहूंगा कि यह हमेशा ऐसा हुआ है कि जब दो टुकड़े हो जाते हैं तो लोगों को दोनों टुकड़ों का एक एक्सपीरियंस रहता है कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। इसमें से अगर कोई नया ऑप्शन आता है तो लोग हो सकता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। आपको पता है कि जैसे ही शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, राज ठाकरे ने खुद की पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो नासिक वालों ने उनको नासिक में जो 3 एमएलए है, 3 सीट है एमएलए की, तीनों सीट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दी, नासिक कारपोरेशन भी उनको दी। तो यस। ये होता है कि जब तीसरा ऑप्शन अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आता है। उसके बाद नासिक में 2014 में तीनों एमएलए है वो बीजेपी के चुन के आए, उन्होंने अच्छा काम किया तो तीनों को नासिक वालों ने रिपीट किया। ये बहुत ऐसा नासिक वाले कभी करते नहीं है कि किसी को रिपीटेडली सदी देना और ये करना, मगर ये इन्होंने काम अच्छा किया था, उनको डेफिनेटली चांस दिया। इतना ही नहीं, उनको नासिक कारपोरेशन भी दिया। मगर अभी नासिक कारपोरेशन में जो उन्होंने काम किया वो लोगों को अच्छा, मेरे ख्याल से है, जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, उतना वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो नासिक कारपोरेशन में डेफिनेटली बीजेपी रिपीट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और तीसरा ऑप्शन अगर कोई आता है, अजित पवार बहुत जोर से आते हैं, अच्छे लोग लेके आते हैं, तो हो सकता है नासिक शहर में थोड़ा कम चांसेस है, मगर नासिक जिले जो 13 एमएलए है, वो 13 में से कम 3-4 एमएलए डेफिनेटली अजित पवार गुट को नासिक से मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ये बताइए, आपका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है स्टेट लेवल पॉलिटिक्स का, मतलब कई दशकों तक आप मुंबई में भी जितने टॉप गन्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, सबके हाफ एन आवर के इंटरव्यू एबीपी माझा चैनल के लिए कर चुके हैं, लोग आपको पर्सनली जानते हैं। हमें ये बताइए कि शरद पवार ने जो इमोशनल कार्ड खेला है उसका रिलेवेंस कितना है? देखिए, शरद पवार, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, मतलब महाराष्ट्र के प्राइड, डेफिनेटली वो प्राइड के रूप में उनको देखा जाता है, उनको मराठा क्षत्रप के रूप में देखा जाता है। आज की तारीख में जो प्रचार चल रहा है अजीत पवार के खिलाफ या एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उन्हें गद्दार कह के बुलाया जा रहा है। जो प्रचार हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वस्तु स्थिति बिल्कुल वास्तविकता क्या है बिल्कुल हम उस पर नहीं जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल
और उद्धव ठाकरे जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे साथ दागा हुआ है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि मैं सीनियर आदमी हूं, मैंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, मैं महाराष्ट्र की शान हूं, मेरे साथ भी दगा हुआ है और मैं एक सीनियर आदमी हूं। आपको क्या लगता है, इन सहानुभूतियों का वोट है, रिलेवेंस है? अगर है तो कितना? मेरे ख्याल से अगर मैं चाहो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप कहे तो शरद पवार के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने शरद पवार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। आप देखेंगे तेलंगाना में चंद्रशेखर राव है, बाजू में आंध्र में राजशेखर रेड्डी है, बंगाल में ममता दीदी है, नीचे स्टैलिन है। इन्होंने खुद के बल पे उनके राज्य में अपना अपना झंडे गाड़े, अपना अपना स्थान एक जमा किया, अपने स्थान के ऊपर राज्य में वो सत्ता काबिज किया है। शरद पवार को कभी भी 56, 57, 60, 65 इसके आगे उनके एमएलए की संख्या कभी भी गई नहीं है। तो शरद पवार ठीक है, शरद पवार एक अनुभवी नेता है, मगर उनका अनुभव प्रो होने से एंटी ज्यादा है, ये महाराष्ट्र के लोग मानते हैं। मतलब शरद पवार ने अगर किसी के कंधे पे हाथ रख दिया तो उसका गेम बजा, यही उसके आजू बाजू वाले लोग मानते हैं। तो शरद पवार का जो एक्सपीरियंस है वो जितना विकासात्मक मतलब पॉजिटिव है, उतना ही वो निगेटिव भी है। इसके कारण महाराष्ट्र की जनता ने कभी भी उनको एक साथ उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा। महाराष्ट्र क्या, दिल्ली में भी कभी भी शरद पवार के ऊपर शरद पवार की तरफ देखने का उनका नजरिया हमेशा संशय था। शरद पवार के कोई आंखें बंद करके शरद पवार के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मतलब आज जो शरद पवार सभी देश के विरोधियों का जो एक आघाड़ी बनाना चाहते हैं, गुट बनाना चाहते हैं, उसमें भी शरद पवार के ऊपर 100% कोई भी उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। आपने अगर उस पटना का मीटिंग का फोटो देखा होगा तो शरद पवार को जहाँ सिटिंग पोजीशन थी वो कोई प्रोमिनेंट नहीं थी। ठीक है, मतलब एक और चाहिए अपने साथ, एक बड़ा नाम, उतना ही उसके लिए उतना ही उनको अहमियत दी गई, उतनी ज्यादा नहीं दी गई। और इसका एक यही कारण है कि शरद पवार बहुत कुछ कर सकते थे। उनकी एबिलिटी जो है, मतलब देश का पंतप्रधान होने की उनकी एबिलिटी है, उनके उनमें उतनी काबिलियत है, मगर उन्होंने वो बाजू पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, सांगली, सातारा, पूना, इधर इससे बाहर आना ही वो नहीं चाहते, वो खुद ही नहीं चाहते, ऐसा हमें लगता है। आज की तारीख में भी, आज भी उनके करीब 55, 56, 54 एमएलए है, मगर विदर्भा, उनका विदर्भ में प्रेजेंस बहुत कम है। बहुत सारे जिले हैं कि जिसमें एनसीपी जो है वो सिर्फ नाम के लिए है, कि जो नेता जो इतना बड़ा नाम है उसका, अगर उसके स्टेट में उसका हर जिले में उतना प्रेजेंस नहीं है तो वो क्या पूरे स्टेट का लीड करेगा या पूरे राष्ट्र का लीड करेगा। तो मेरे ख्याल से शरद पवार को इसमें सहानुभूति, हाँ, अगर वो लोगों के कोई इशू लेके खड़े रहते हैं और उसके वो मुद्दे पे अजित पवार और शरद पवार के बीच में मनमुटाव आता है तो हो सकता है कि लोग उनके साथ आगे खड़े रहते हैं। मगर ये जो लोगों को भी पता है कि ये जो है ये उनका फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर में वो उनका फैमिली मैटर वो देख ले, हमें उसमें नहीं पड़ना, ये करके लोग अपना अपना रास्ता चुनेंगे। शरद पवार को जितने लोगों की सहानुभूति की उम्मीद है, या जो कल बाला साहब थोरात ने एक बहुत अलग स्टेटमेंट दिया था, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा था कि शरद पवार अगर सबको हाथ जोड़ते फिरेंगे महाराष्ट्र में तभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता आ जाएगी, मतलब उतने में ही सत्ता आ जाएगी। मगर बाला साहब थोरात भी जानते हैं कि शरद पवार किसी को भी ऐसे ही हाथ जोड़ने वाले नेता नहीं है। तो शरद पवार जब तक लोगों के इशू लेके, और क्या है उनका एक, लोगों को भी अभी पता चला है कि कहनी और कथनी, ये शरद पवार की कहनी और कथनी में इतना अंतर है।
उतना अंतर शायद ही महाराष्ट्र या देश में किसी नेता के कहनी और कथनी में रहेगा। तो उसके कारण लोगों का शरद पवार के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, और शरद पवार महाराष्ट्र मतलब पश्चिम महाराष्ट्र के उतने ही ज्यादा से ज्यादा सीमित रहेंगे। अभी उन्होंने अपने दूसरे भाई का लड़का जो रोहित पवार है उनको अहमदनगर जिले से चुन के लाया है, उसकी वजह से आजू बाजू के और कुछ सीटें बढ़ेगी। मगर इससे ज्यादा शरद पवार को आने वाली विधानसभा चुनाव में उम्मीदें रहेगी, ऐसा पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि आप नासिक में हैं। एक सभा शरद पवार इनकी, एक सभा अजीत पवार की, किसकी सभा सक्सेसफुल रही? नहीं, देखिए, ये दोनों में अंतर है। शरद पवार की जो सभा येवला में हो गई और अजीत पवार की सभा नासिक में नासिक, हुई। हाँ, बिल्कुल। तो सभा भी नहीं, अजित पवार एक्चुअली आए थे गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के कारण, शासन आपल्या मगर द्वारी। शासन आपल्या द्वारी, मगर छगन भुजबल ने पूरा का पूरा ये जो इवेंट था वो हाईजैक कर लिया, और राष्ट्रवादी की जो नासिक सिटी की ताकत है, करीब करीब नासिक सिटी में जो राष्ट्रवादी पहले थी, तो उसमें से 85% राष्ट्रवादी आज के प्रोग्राम में थी। तो इसका मतलब नासिक में तो अजित पवार का समर्थन 100% मिल गया। रही बात येवला के सभा की, येवला की सभा भी बहुत अच्छी हो गई, उसको रिस्पांस अच्छा मिला, मगर उसमें लोकल लोग कितने थे? आज अजित पवार के प्रोग्राम में करीब करीब आप कह सकते हैं कि 75 to 80% लोग लोकल थे, जो नासिक के हैं, चेहरे पहचाने जा सकते हैं। मगर येवला में ऐसा नहीं था। येवला में अहमदनगर से लोग आए थे, शिरडी से लोग आए थे, पूना से लोग आए थे, उसके बाद औरंगाबाद से लोग आए थे। वो सब मिला के वो सभा येवला का रैली जो है वो ये होगा, मतलब सक्सेसफुल हो गई। दिखने में तो टीवी में तो डेफिनेटली, स्क्रीन पे अगर हम बात करें तो येवला की सभा ज्यादा बड़ी हो गई, ऐसा ही आपको दिखेगा। मगर उसमें अंडर करंट्स अगर वहां के हम देखें तो वहां लोकल नहीं थे और यहाँ सब लोकल थे, और ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस आने वाले चुनाव में बहुत मायने रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नितिन जी, आपने बाल की खाल खोलकर लोगों के सामने रखी, हमारे दर्शकों के सामने रखी। ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट आपने जो है वो हमें दिया है, हम आपके आभारी हैं। आपने अपनी पॉलिटिकल नॉलेज हमारे साथ में साझा की, इतने सालों का एक्सपीरियंस बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शरद पवार या अजीत पवार, इन दोनों में से किसी एक पर जनता अपना सिक्का लगाएगी। अब किसी को विनर बताएगी, किसी को लूजर। हालांकि अब तक कौन विनर है या कौन लूजर है, इसे इसे साबित होने में समय लगने वाला है, क्योंकि चुनाव अभी दूर है। बहरहाल, अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही अपनी ताकत लगा रहे हैं, और नासिक जिले की जनता मूक प्रेक्षक बनकर इस प्रचार अभियान को देख रही है। दोस्तों, इसी तरह के समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र, बेल बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।